जी, तो अब हमने चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करना है, थोरेसिक ट्रॉमा। थोरेसिक ट्रॉमा का ज़्यादातर जो पार्ट है वो वैसे हमें एटीएलएस में कवर हो जाता है। इस सबसे पहले ना उसमें बताए हुए हैं वही बेसिक सी चीज़ें कि चेस्ट जो है उसके 4 पार्ट्स हैं, चेस्ट वॉल है, प्लूरल स्पेस है, लंग पैरेन्काइमा, मीडियस्टाइनम है, ठीक है। जो चेस्ट वॉल है उसमें बोनी थोरैक्स आ जाता है और साथ उसके मसल्स आ जाते हैं। और जो प्लूरल स्पेस है उसमें स्पेस आ जाती है जो लंग और चेस्ट वॉल के दरमियान है। अब इसमें एयर फील हो सकती है, इसमें ब्लड फील हो सकता है। और तीसरी चीज़ है लंग पैरेन्काइमा। जो लंग पैरेन्काइमा है वो आप सबको पता है कि उसमें जो है वो एल्वेलाई और डक्ट्स सारी। जो फोर्थ है वो मीडियस्टाइनम है। मीडियस्टाइनम में क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हार्ट होता है, एओर्टा, इसोफिगस, ट्रिकिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद जी ये आपको हाइपोक्सिया एक दफ़ा रीड कर लें, आपको पता ही होगा कि अगर इनएडिक्वेट डिलीवरी हो रही है ऑक्सीजन की टू टिश्यूज तो उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। अब हाइपोक्सिया जो है वो इनएडिक्वेट डिलीवरी हो रही है ऑक्सीजन की टिश्यूज में, या तो हाइपोवोलेमिया की वजह से हो सकती है कि ब्लड ही नहीं जा रहा, मतलब इस्कीमिया है, या पल्मोनरी वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो गया कि लंग्स की लेवल पे कोई मसला है। डिफरेंट इसके कॉजेज हो सकते हैं। हाइपरकार्बिया क्या होती है कि अगर इनएडिक्वेट परफ्यूजन और टिश्यूज की उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल रेज करना शुरू हो जाए, और जो मेटाबॉलिज्म है वो एनारोबिक स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाए। ये जो लैक्टिक एसिड है अकोमुलेट हो और एट द एंड ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा दे, ठीक है। असल में इस चैप्टर में हमने डेडली डजन पढ़नी है। डेडली डजन यानी कि 12 ऐसी कंडीशन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, उनमें से 6 जो है वो लीथल हैं और 6 जो है वो हिडन है। जो फर्स्ट 6 हैं वो उनको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, और उसका एक निमोनिक उसने बताया हुआ एटम एफ सी। वैसे निमोनिक की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये कंडीशन वैसे ही याद हो जाती है। इनकी इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हैं ये, और इनको इवेलुएट करना होता है, इनका ट्रीटमेंट करना होता है ड्यूरिंग प्राइमरी सर्वे, ठीक है। और जो हिडन 6 हैं उनको जो है वो आपने सेकेंडरी सर्वे में डायग्नोस करना होता है, सेकेंडरी सर्वे में उनका ट्रीटमेंट करना होता है। अब आ जाए जी थोरेसिक ट्रोमा की तरफ। थोरेसिक ट्रोमा की मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है? तो थोरेसिक ट्रोमा की मैनेजमेंट वैसी है जैसे हमने एटीएलएस में देखा है कि एबीसीडी होगा, एयरवे, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है। उसके बाद जो भी इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी उनको आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर देना है। और वो कह रहे हैं इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और ब्यूटीफुल फैक्ट है वो ये है कि सिंपल सी इंटरवेंशन करोगे और आप पेशेंट की जान बचा लोगे। लाइक आप नीडल डिकम्प्रेशन कर रहे हो, उससे पेशेंट जो है वो रिलीव हो जाएगा टेंशन हीमोथोरेक्स से। अगर आप चेस्ट इंटूबेशन कर रहे हो, मतलब बहुत सिंपल सिंपल इंटरवेंशंस हैं जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। चलें अब स्टार्ट कर लेते हैं जिस फर्स्ट 6 लीथल 6 को और इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को। सबसे पहले एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को आपने प्राइमरी सर्वे में एयरवे वाले पार्ट में देखना होता है। कोई भी लेरिंजियोट्रेकियल इंजरी हो जाए तो वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करा देती है। मोस्ट कॉमन जो है कॉजेज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की टंग है, जैसे मैं बताया था अनकॉन्शियस पेशेंट में टंग फॉल बैकवर्ड कर जाती है, तो टंग या कोई टीथ, डेंचर्स, सिक्रीशंस, ब्लड, ये सारी चीज़ें। इसीलिए सक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ओरल कैविटी को एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ओरोफेरेंजियल एयरवे पास करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी फीचर्स। पेशेंट आपको कौन से ऐसे साइंस या सिम्टम्स शो करेगा? सबसे पहले तो एयर करंट डिक्रीज कर जाएगा एट द नोज एंड माउथ, यानी आप वो जो चेक करते होते हैं ना, चेक करते थे ना टंग डिप्रेसर की मदद से कि एयर करंट्स जो है वो नोज से, ईएनटी में हमने किया था, तो उसकी मदद से आप देखोगे तो एयर करंट डिक्रीज होगा, ठीक है। वॉइस करेक्टर पेशेंट का चेंज हो जाएगा, इसीलिए पेशेंट से बात करनी थी ना हमने, पेशेंट से उसका नाम वगैरह पूछना था, क्योंकि उसकी वॉइस अगर होर्सनेस तो वॉइस शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब एयर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। क्रैपिटस अगर आपको मिल गया है, आपने नेक को पल्पेट करना था, हेड एंड फेस को पल्पेट करना था, अगर आपको उस एरिया में कोई क्रैपिटस मिल गया है तो वो शो कर रहा है कि यहाँ पे स्किन के अंडर एयर है, यानी सबक्यूटेनियस एम्फिजिमा है, ठीक है। तो वो भी एयर ऑब्स्ट्रक्शन को शो करता है। और रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को शो करेंगी। अब मैनेज आपने कैसे करना है? मैनेज जो है वो कुछ मैनूवर्स थे, चिन लिफ्ट और जा थ्रस्ट मैनूवर, ऑरोफिंजियल एयरवे पास करना था। अगर डेफिनेटिव एयरवे इस्टेब्लिश करना है, डेफिनेटिव एयरवे, तो उसमें आप एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हो या आप सर्जिकली पास कर सकते हो। सर्जरी में क्या होगा, सर्जरी आपने कब करनी है? अगर सर्जिकल एयरवे आपने कब पास करना है, अगर इंट्यूबेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है, तब आपने क्रिकोथेरेडोटमी कर देनी है, या लास्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रेकियोस्टमी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जी टेंशन निमोथोरेक्स। एयरवे तो एयरवे वाले पार्ट में हम करते थे प्राइमरी सर्वे में। जो बाकी सारी कंडीशन है, टेंशन निमोथोरेक्स या ओपन निमोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स, इनको हम ब्रीदिंग वाले पार्ट में असेस करते हैं। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है कि जो प्लूरल कैविटी है उसमें एयर आ जाती है, और एयर आती इस तरह से कि कंटिन्यू टू फोर्स इनसाइड बट फाइंड नो स्पेस टू एस्केप, यानी वन वे वॉल्व बन गया कि एयर सिर्फ अंदर आ रही है, अंदर से एस्केप नहीं हो रही, बाहर कहीं नहीं जा रही, उसकी वजह से एयर जब अंदर अकोमुलेट होती जा रही है तो वो लंग पे
प्रेशर पड़ता है और लंग कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा ये एयर अंदर अकोमोडेट हो जाती है कि जो मीडियस वेनस स्ट्रक्चर उनको भी पुश करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से ट्रेकिया शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से ब्लड वेसल्स हैं उनकी किंकिंग हो जाती है और वो जो है वो अपना ब्लड आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाती हार्ट तक, और हार्ट का ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। जब वीनस रिटर्न डिक्रीज़ करता है तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ कर जाता है। जब वीनस रिटर्न डिक्रीज़ करता है तो जो ब्लड है सारा वो पीछे वेन्स में अकोमोडेट होता है, तो नेक की जो वेन्स हैं वो इंगोज्ड हो जाती हैं। तो इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी कहते हैं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ना वो वाला शॉक होता है जिसमें कोई मैकेनिकल कंप्रेशन हो रही है हार्ट की और हार्ट में ना ब्लड आ नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसको भी हमने शॉक एंड हैमरेज वाले चैप्टर में देखना है, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा इसको टच किया तो मैंने आपको बता दिया, सही है। तो इस तरह से पेशेंट हमारे पास ये पैथोजेनेसिस है सारी। फीचर्स इसके क्या हैं, आपको आपने एक्सरे का वेट नहीं करना डायग्नोसिस बनाने के लिए। अगर आपको एग्जामिनेशन पे ये आपने सस्पेक्ट कर लिया है कि पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो आप नीडल डिकम्प्रेशन कर दो, सही है। पेशेंट टेकिकार्डिया होगा, पेशेंट को टेकिपनिया होगा, हाइपोटेंशन होगी, नेक की वेन्स जैसे पहले बताया कि वीनस रिटर्न डिक्रीज कर गया, नेक की वेन्स इंगोज्ड होंगी, ट्रेकिया शिफ्टेड आपको मिल सकता है। और जो चेस्ट की इफेक्टेड साइड है, यानी जिस तरफ न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो रहा है उस साइड पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, उस साइड पे परकशन हाइपर रेजोनेंट होगी, उस साइड पे ब्रीथ साउंड्स एब्सेंट होगी, और ठीक है, साइनोसिस आपको मिल सकता है, लेकिन वो एक लेट फाइंडिंग है। अच्छा, उसके बाद अब मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट सबसे पहले आपने इमीडिएट नीडल डिकम्प्रेशन करनी होती है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, और मिड क्लेविकुलर लाइन पे पेशेंट को बिठाना है उस, और मिड क्लेविकुलर लाइन पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे नीडल डिकम्प्रेशन करनी है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि जो लेटेस्ट ATLS एडिशन आया है उसके अकॉर्डिंग अब जो है वो प्रेफर किया जाता है कि जो नीडल डिकम्प्रेशन है ये सेफ ट्राइंगल में की जाए, यानी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में की जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका क्या है, डेफिनेटिव इसका ट्रीटमेंट जस्ट इंट्यूबेशन है, यानी कोई ट्यूब प्लेस करना, ट्यूब थ्रू कैस्टोमी करना, और ये 5/5 इंटरकोस्टल स्पेस में की जाती है मिड एक्सिलरी लाइन से इंटीरियर, और इसको अंडर वाटर सील के साथ अटैच किया जाता है, अंडर वाटर सील के साथ। अच्छा, उसके बाद ओपन न्यूमोथोरैक्स हमारी नेक्स्ट कंडीशन है। ओपन न्यूमोथोरैक्स इज अ फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड प्लूरल स्पेस, यानी यहाँ पर एयर अंदर आ भी रही है और अंदर से स्केप भी हो रही है, तो फ्री कम्युनिकेशन है ये। अब होगा इसमें क्या, पहले वो ये बता रहा है कि ये ना थोरेसिक फायरआर्म इंजरीज में ये होता है, या स्टैब वोन्ड्स में, ये पेनिट्रेटिंग कोई वोंड हो ना, तो उस केसेस में ये ओपन न्यूमोथोरैक्स डेवलप कर जाता है। होता है इसमें ये कि जो एयर है वो अब जब अंदर जाती है तो प्लूरा में जमा होती रहती है। जब वो प्लूरा में जमा होती है तो जो अंदर प्लूरा का प्रेशर है और जो बाहर हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में चला जाता है। उसकी वजह से लंग पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और लंग जो है कोलैप्स हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पेशेंट आपके पास इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि पेशेंट एक पेनिट्रेटिंग ट्रोमा के साथ आएगा। अब पेशेंट के जब चेस्ट को इंस्पेक्ट करोगे आपको एक पेनिट्रेटिंग वोंड नजर आएगा, सही है, और एक ओपन सकिंग वोंड नजर आ सकता है। पेशेंट कितनिया होगा उसको, और रेस्पिरेटरी मूवमेंट उसकी डिक्रीज होंगी। ट्रेकिया इसमें यूजुअली सेंट्रल ही होता है, परकशन और इसमें भी हाइपर रेजोनेंट होता है, और ब्रीथ साउंड इसमें भी डिक्रीज होती है। मतलब तकरीबन बाकी चीज़ें टेंशन न्यूमोथोरैक्स जैसी ही होती हैं, लेकिन इसमें एक पेनिट्रेटिंग आपको ट्रोमा मिलता है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको थोरैक्स पे कोई पेनिट्रेटिंग वोंड मिल गया है तो आपने उसकी कंप्लीट ओक्लूसिव ड्रेसिंग नहीं करनी है। मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था, क्योंकि अगर आप कंप्लीटली उसको बंद कर दोगे वोंड को तो वो जो पहले ओपन न्यूमोथोरैक्स था वो कन्वर्ट हो जाएगा टेंशन न्यूमोथोरैक्स में। इसीलिए आपने ओक्लूसिव ड्रेसिंग नहीं लगानी, आपने जो है वो वोंड को बंद तो करना है, लेकिन किस तरह से करना है, पार्शियली ओक्लूसिव ड्रेसिंग। पार्शियली क्या करना है कि उसको 3 साइड से टैप कर देना है, बंद कर देना है, और एक साइड जो है वो उसकी ओपन रहेगी, वॉल्व मैकेनिज्म बन जाएगा। वॉल्व मैकेनिज्म में क्या होगा, जब इंस्पायरेशन होगी तो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर की वजह से जो ड्रेसिंग है वो अंदर की तरफ चली जाएगी और एयर जो है वो बाई से अंदर इंटर नहीं हो पाएगी, यानी अंदर इंस्पायरेशन चल रही है तो जब इंस्पायरेशन होती है जो थोरैक्स है उसका प्रेशर डिक्रीज कर जाता है ताकि बाहर से एयर नोज के जरिए अंदर जाए। तो जब अंदर से प्रेशर डिक्रीज करेगा, और आपको पता है जब भी प्रेशर डिक्रीज करता है तो एक सकिंग इफेक्ट आता है, उसकी वजह से ये जो ड्रेसिंग है ये टुवर्ड द चेस्ट वॉल मूव करेगी, उसके साथ अटैच हो जाएगी, उस वजह से एयर अंदर नहीं जाएगी। लेकिन जैसे एक्सपायरेशन आएगी तो एक्सपायरेशन में अंदर थोरैक्स का प्रेशर इंक्रीज करेगा, जब वो इंक्रीज करेगा तो वैसे पुश करेगा एयर को, जो पुश करेगा तो एयर जो है वो इस ये जो हमने ड्रेसिंग लगाई हुई है जिसकी एक साइड ओपन थी, वोल्व लाइक हमने बनाया हुआ था, वहां से बाहर चली जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट भी चेस्ट इंट्यूबेशन ही है, और उसको चेस्ट इंट्यूबेशन को इसी वॉन्ड से नहीं करते, उसको सेपरेट वॉन्ड से जो है वो ट्यूब को पास करते हैं, और ट्यूब को पास करने के बाद अब हम जो है इस वॉन्ड को कम्प्लीटली बंद कर देंगे, सही है। 3 कंडीशन हो गई। नेक्स्ट आ जाती है जी मैसिव हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स यानी ब्लड आ जाता है अगर प्लूरल कैविटी में। हीमोथोरैक्स अब क्यों होगा, अगर कोई पेनिट्रेटिंग ट्रोमा है या इवन ब्लड ट्रोमा भी हीमोथोरैक्स कॉज करवा सकता है। प्लूरल कैविटी में ब्लीडिंग होगी, और अगर ये ब्लड की जो अमाउंट है ये 1500 ml से एक्सीड कर जाए तो इसको मैसिव हीमोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो मेन सोर्स है ब्लीडिंग का वो कहते हैं वो इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं, इंटरनल मेमोरी आर्टरीज,
कभी कभार होती हैं, बट ज़्यादातर वो इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं। और क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, पहले तो ट्रोमा की हिस्ट्री ज़रूरी है ना। रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होगी, ट्रोमा की हिस्ट्री होगी, पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिया के सारी चीज़ें, जैसे टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन। ये जो टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन थी, ये आपको न्यूमोथोरेक्स में भी मिली थी, ओपन न्यूमोथोरेक्स में भी और टेंशन न्यूमोथोरेक्स में। वहाँ पर ये क्यों था? क्योंकि वीनस रिटर्न कम हो रहा था। यहाँ पर ये क्यों है? क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। और चेस्ट मूवमेंट भी डिक्रीज होंगी अफेक्टेड साइड पर। लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पर आएगा कि जब आप परकशन करोगे तो आपको हाइपर रेजोनेंट नहीं मिलेगी, बल्कि आपको डल परकशन मिलेगी, सही है। और ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर देगी कि ये हीमोथोरेक्स है, ना कि न्यूमोथोरेक्स। ऑस्कल्टेशन पे ब्लड सेल्स एब्सेंट होंगी, और ये भी ब्लड जो है वो शिफ्ट कर सकता है ट्रेकिया को ऑपोजिट साइड पे, ट्रेकिया की शिफ्टिंग हो सकती है। मैनेजमेंट की बात करें तो आपने ब्रीदिंग वाले पार्ट में आप इसको यूजुअली डायग्नोस कर लेते हो। आप क्या करना होता है, आपने एक चेस्ट ट्यूब पास करनी होती है, ब्लड को इवैक्यूएट करना है प्लूरल कैविटी से। उसके बाद आपने वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करनी है, आप कोलॉइड्स दो और ब्लड भी दे सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम लॉस हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है। ऑटो ट्रांसफ्यूजन भी की जा सकती है। ऑटो ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि जो आपने प्लूरा से ब्लड निकाला है, इसको जो है वो क्लीन करने के बाद आप वापस पेशेंट में ट्रांसफ्यूज कर दो, ठीक है। ऑटो ट्रांसफ्यूजन इसको कहते हैं। उसके बाद थोड़ा कोटमी करनी है, ये जो है वो कुछ थोरेसिक सर्जन करेगा। और इसकी कुछ इंडिकेशंस क्या है कि अगर मोर देन 1500 ml ब्लड आया है चेस्ट ट्यूब की इंसर्शन के बाद, यानी जैसे आपने चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की तो आपको 1500 ml से ज़्यादा ब्लड मिला है, तो तब आपने थोरेकोटमी करनी है। और दूसरी इसकी इंडिकेशन है कि अगर आप 3 to 4 आवर्स में देखो कि 200 ml पर आवर से ज़्यादा ब्लड आ रहा है, यानी आपने 3 घंटे से ट्यूब पास की हुई है और 3 घंटे में 200 ml पर आवर से ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो तब भी आपने थोरेकोटमी कर देनी है, ठीक है। ये दो इंडिकेशन आपने याद रखनी है। फ्लेयर चेस्ट की बात कर लेते हैं जी। फ्लेयर चेस्ट है कि अगर रिप फ्रैक्चर हो, और जो रिप फ्रैक्चर है वो मोर देन वन साइड पर हो, ठीक है। एक सेगमेंट सा बन जाता है। वो सेगमेंट क्या करता है, वो रिमेनिंग चेस्ट में के कंपैरिजन में पैराडॉक्सिकल मूव करता है कि अगर बाकी सारा रिप केज इंटीरियरली जा रहा है तो वो सेगमेंट पीछे पड़ा होगा, अगर बाकी सारा रिप केज पीछे को जा रहा है तो वो सेगमेंट आगे होगा, ठीक है। इसमें पैराडॉक्सिकल मूवमेंट होती है। और ये लंग को भी डैमेज कर सकता है, यानी इस चेस्ट फ्लेयर चेस्ट के साथ लंग कंट्यूजन भी हो सकती है। और अगर तो ये फीचर्स की बात करें तो रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी वो तो तकरीबन सभी कंडीशंस में है, जितनी भी 6 लीथल कंडीशंस हमने देखी है। एक चीज़ है कि स्वेयर पेन होगी पेशेंट को, ट्रोमा की हिस्ट्री होगी, स्वेयर पेन होगी साइट ऑफ ट्रोमा पे, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट आपको नजर आ सकती है, ब्रीदिंग साउंड जो है वो डिक्रीज हो चुकी होंगी। अगर तो सिर्फ फ्रैक्चर ही हुआ है और लंग कंट्यूजन नहीं हुई, तो सिंपली आपने पेशेंट को एनाल्जेसिया देना है, उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी फिजियोथेरेपी शुरू करवा देनी है, ठीक है। और अगर जो है वो पेशेंट रिस्पायरेटरी फेलियर की तरफ जा रहा है, इंप्रूव नहीं कर रहा, तो आपने उसको वेंटिलेशन देनी है, इंपॉर्टेंट है। और पेशेंट की ना मॉनिटरिंग करते रहना है कि पेशेंट को कोई फ्रैक्चर के बाद न्यूमोथोरेक्स डेवलप ना हो जाए, ठीक है। चलें, लास्ट जो हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है दैट इज कार्डियक टेम्पोनेट। इसमें भी पेनिट्रेटिंग आपको वूंड नजर आ जाए, जब भी आपको पेनिट्रेटिंग वूंड नजर आ जाए पैरास्टर्नल रीजन में एंटीरियरली या बिटवीन टू स्कैपुला पोस्टीरियरली, इस एरिया में आपको वूंड नजर आ गया है, तो आपने कंसीडर करना है कि इसको कार्डिक टेम्पोनेट हो सकता है। अब अगर ब्लड 50 ml 50 से 75 ml तक ब्लड आ जाए पेरिकार्डियम में, तो इतना सा ब्लड भी बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज करता है, और मतलब बहुत ज़्यादा इम्पेयर कर देता है कार्डियक फीलिंग को, और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कॉज करा देता है। हर वो चीज़, हर वो कंडीशन जो हार्ट को फिल नहीं होने देगी, वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आएगी, ठीक है। तो वहां पर देखिए 1500 ml तक ब्लड जा रहा था, तब वो ज्यादा मसला कर, यहाँ पे 50 ml ब्लड ही आ जाए तो ये भी बहुत ज्यादा मसला काज करवा देता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या है कि पेरिकार्डियम की इंजरी हुई है, उस वजह से ब्लड वहाँ पे अकोमुलेट हो गया है, और पेरिकार्डियल सैक जो है एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, और अब वो ब्लड अकोमुलेट हो गया, अब वो रिलैक्स नहीं हो रहा। जब वो रिलैक्स नहीं हो रहा तो हार्ट को वो सही से डायलेट ही नहीं होने दे रहा, हार्ट फिल ही नहीं हो रहा डायस्टोल में, और जो है अब प्री लोड जो है वो डिक्रीज हो गया है। प्री लोड डिक्रीज हो गया तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है, ठीक है। और इसकी वजह से नेक की जो वेन्स है वो इनगोज्ड होना शुरू हो गई हैं। एक इसके फीचर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बैक स्ट्राइड। बैक स्ट्राइड में क्या है कि वीनस प्रेशर इंक्रीज करेगा क्योंकि कार्डियक फीलिंग इम्पेयर्ड है, आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज करेगा क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम है, और मफल्ड हार्ट साउंड आएंगी, ठीक है। तीनों चीजें जब प्रेजेंट हो तो इसको बैक टाइड कहते हैं, और ये हमारा डायग्नोसिस बन जाता है फिर कार्डिक टेम्पोनेट का। टैकीकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगी पेशेंट को, नेक वेन्स इनगोज्ड होंगी, हार्ट साउंड्स मफल्ड होंगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि हार्ट साउंड मफल्ड होंगी। और को स्मॉल साइन आपको मिल सकता है। को स्मॉल साइन ये होता है कि जो जेवीपी है ना वो रेज करता है। यूजुअली ये होता है कि जब एक्सपायरेशन होती है ना, तब तो जेवीपी आपको रेज मिलता ही है, लेकिन जब इंस्पायरेशन होती है ना तो वीनस रिटर्न इंस्पायरेशन में ज़्यादा होता है। जब वीनस रिटर्न इंस्पायरेशन में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सा ब्लड जो है वो वेन्स में से हार्ट में चला जाता है, वेन्स में ब्लड लेवल कम हो जाता है, इसलिए जो जेवीपी है वो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन अगर
पेशेंट को जो है वो कार्डियक फीलिंग ही उसकी इम्पेयर है, तो इंस्पायरेशन में भी ब्लड हार्ट में नहीं जा पाएगा, वो वेन्स में रहेगा। जब वो वेन्स में रहेगा तो इंस्पायरेशन पे भी आपको जेवीपी अच्छा खासा नजर आएगा, तो इसको कहते हैं कोस्मोल साइन। और ये इंपॉर्टेंट होता है, ये तब होता है जब कार्डियक फीलिंग इम्पेयर हो, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से हो, चाहे फिर वो जो है वो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो, चाहे वो कार्डियक टेम्पोनेट की वजह से हो, यानी जब भी कार्डियक फीलिंग इम्पेयर होगी। ठीक है, अच्छा, आगे आ जाए जी मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट मैंने आपको इसकी लास्ट स्टेप में बताई थी कि इमीडिएट पेरिकार्डियोसेंटेसिस करनी होती है, नीडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस, वो बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद आपने फास्ट स्कैन तो परफॉर्म करना होता है, फास्ट स्कैन परफॉर्म करना, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर तो पेशेंट जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहा, तो आपने फिर क्या करना है, पेरिकार्डियोटमी कर देनी है। जैसे यहाँ पे थोराकोटमी की थी, यहाँ पे पेरिकार्डियोटमी करनी है। ठीक है, तकरीबन तकरीबन वही चीज़ें हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि आपको इमीडिएट इमरजेंसी रूम थ्रैकोटमी को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, अगर तो पेनिट्रेटिंग ट्रोमैटिक कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, आपको इमीडिएट थ्रैकोटमी करनी पड़ेगी। ब्लंट ट्रोमा है और वो कार्डियक अरेस्ट करा रहा है, यानी ब्लंट हो या पेनिट्रेटिंग हो, जो भी कार्डियक अरेस्ट करा दे, और अगर एयर एम्बुलेंस आपने सस्पेक्ट की है, इन कंडीशन में आपको इमीडिएट थ्रैकोटमी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो थी जो 6 इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट से करेंगे जो पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग है।